अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस स्पेसिफ़िक वीडियो लेसन में हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे रियल कैश फ्लोज़ और नॉमिनल कैश फ्लोज़। आपको कभी कभार आपके क्वेश्चंस में रियल और कभी कभार नॉमिनल कैश फ्लोज़ जो हैं वो ड्राफ्ट करने होंगे, लिखने होंगे, और उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर आपके साथ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि जो रियल कैश फ्लोज़ हैं और जो नॉमिनल कैश फ्लोज़ हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास ईयर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल मैंने ले लिए हैं और इनके आपके पास सेल्स के यूनिट्स हैं। सेल्स के यूनिट्स हैं 500, 550, 650, 700, यानी कि इतनी क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स की बिकी है। और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 50 की और वो ईयर नंबर 0 के नीचे दी हुई है। ईयर 0 के नीचे सेलिंग प्राइस देने का मतलब ये है कि आज अभी एज ऑफ नाउ टुडे बिल्कुल अभी अगर कोई चीज़ बेची जाए तो वो 50 रुपये में बिकती है। ये याद रहे कि ये जो सेल्स के यूनिट्स हैं ना, ये ईयर नंबर 1 पर हैं, ये ईयर 2 पर हैं, ये ईयर 3 पर हैं और ये ईयर नंबर 4 पर हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैश फ्लोज के क्वेश्चंस में हम जनरली एज्यूम करते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू अराइज होता है वो साल के आखिरी दिन अराइज होता है और जो आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है ना वो एट ईयर नंबर 0 दी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा हो कि ये सेलिंग प्राइस एट ईयर नंबर 1 है या पहले साल जो चीज़ें बेचोगे उसकी सेलिंग प्राइस है। ईयर 0 की सेलिंग प्राइस का मतलब यह है कि आज इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपये है। साथ में आपको इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है। पहली एग्जाम्पल में इन्फ्लेशन का रेट जो है ना वो दिया हुआ है 8%। 8% इन्फ्लेशन के रेट का मतलब ये है कि ये जो सेलिंग प्राइस है हर साल ये सेलिंग प्राइस 8% से 8% से इंक्रीज होती है और पहले साल के आखिर में सेलिंग प्राइस है वो 50 इफेक्टिवली नहीं होती है, दूसरे साल के आखिर में सेलिंग प्राइस 50 नहीं होती है। इन्फ्लेशन की वजह से वो चेंज होती रहती है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप रियल कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करो और नॉमिनल कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करो। अच्छा देखिए, इन सिंपल टर्म्स जब हम रियल कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते हैं या हम अपने रियल कैश फ्लोज को प्लॉट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर कोई कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग करे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू की प्लॉटिंग करे लेकिन इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर ना करे, इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है उसको अकाउंट फॉर ना करे, तो हम कहते हैं कि वो रियल कैश फ्लोज हैं। और अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर किया जाए, अगर इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट लिया जाए, यहाँ पर 8% से सेलिंग प्राइस हर साल इंक्रीज हो रही है, 8% की इन्फ्लेशन है, इस चीज़ को केटर करा जाए, इस चीज़ को इंक्लूड करा जाए, इस चीज़ को अपने कैश फ्लोज में जो है इस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किया जाए, इंक्लूड किया जाए और वैल्यूज़ को एडजस्ट किया जाए, तो हम कहते हैं कि वो नॉमिनल कैश फ्लोज है। अब समटाइम्स क्वेश्चन में आपको रियल कैश फ्लोज की ज़रूरत होती है, समटाइम्स आपको क्वेश्चंस में नॉमिनल कैश फ्लोज की ज़रूरत होती है। सर कहाँ पर रियल कैश फ्लोज की ज़रूरत होती है, कहाँ पर नॉमिनल कैश फ्लोज की ज़रूरत होती है, ये आप वक्त के साथ साथ जब आगे वाले लेक्चर्स कवर करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर टाइमिंग हम सिर्फ ये देखेंगे कि रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज क्या हैं और इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के और अगली एग्जाम्पल के रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज कैसे ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 के मैं आपके साथ जो है सबसे पहले रियल कैश फ्लोज जो है ना वो प्लॉट करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास 4 साल हैं, या नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये 4 साल लिख देते हैं और सबसे पहले हम जो है वो बना रहे हैं रियल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज का मतलब है कि वो कैश फ्लोज जो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बगैर होते। अगर मैं यहाँ पर कैश फ्लोज लिखता हूँ, ये सारे के सारे हमारे कैश इनफ्लोज हैं। कैश इनफ्लोज किस तरह से लिखे जाएंगे, देखिए ईयर 1 पर आपने 500 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 50 है। सर इसमें तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट का कोई भी इंक्लूजन नहीं है, बिल्कुल। हम क्योंकि रियल कैश फ्लोज की प्लॉटिंग कर रहे हैं, रियल कैश फ्लोज में हम इन्फ्लेशन को फिलहाल इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा कि भाई हमने 500 यूनिट्स बेचे और आज की उसकी सेलिंग प्राइस है वो 50 है, उस हिसाब से उसका रेवेन्यू 25,000 बनता है। यानी कि ये जो रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया ना, या आज की टर्म्स में, या आप कह सकते हैं कि इस टर्म्स में कि अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं आई होती, अगर सेलिंग प्राइस में किसी किस्म का चेंज नहीं होता ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो क्या कैश फ्लोज नज़र आ रहे होते। अगले साल के लिए आप 550 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से,
उसके अगले साल के लिए आपके पास 650 यूनिट्स है, 650 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, और उससे अगले साल के लिए आप 700 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से। यानी कि यहाँ पर आपने करा क्या, यहाँ पर आपने सिंपली सेल्स के यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। इस सेलिंग प्राइसेस में और सेल्स रेवेन्यू में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है। यहाँ पर आपने एज्यूम किया है कि कोई इन्फ्लेशन नहीं होती तो कैश फ्लोज कैसे होते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, अलग जगह पर अलग वीडियो में डिस्कस होगा। अच्छा सर, अगर नॉमिनल कैश फ्लोज की बात करी जाए तो नॉमिनल कैश फ्लोज होते हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। अब लेट्स से इसी एग्जांपल के अगर हम नॉमिनल कैश फ्लोज लिखने जाएं, अगर इसी स्पेसिफिक एग्जांपल के कोई बोले कि भाई नॉमिनल कैश फ्लोज लिख कर दो, तो नॉमिनल कैश फ्लोज कैसे लिखे जा सकते हैं ये भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर कैश इनफ्लोज लिखते हैं। अच्छा जी, उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम कुछ सेलिंग प्राइस की यहाँ पर सेपरेट वर्किंग कर लेते हैं, या चले इधर ही मैं इसको साथ में इंकॉर्पोरेट कर देता हूँ। कभी कभार आप सेलिंग प्राइस की सेपरेट वर्किंग भी करोगे। किस तरह से हम लिख सकते हैं, भाई आपने पहले साल बेचे 500 यूनिट्स, ये जो 500 यूनिट्स आपने पहले साल बेचे हैं ना, ये 500 यूनिट्स 50 रुपये के हिसाब से इफेक्टिवली नहीं बेचे, बल्कि आपने इसको बेचा है 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। सर 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% क्यों? क्योंकि 50 की सेलिंग प्राइस ईयर नंबर 0 पर थी। 50 की जो सेलिंग प्राइस थी वो ईयर नंबर 0 पर थी। हमें उस 50 की सेलिंग प्राइस को जो ईयर नंबर 0 पर है 1 पर लेकर आना है। हमने जब चीज़ें बेची होंगी तो वो 50 रुपये के हिसाब से इफेक्टिवली असली में हकीकतन नहीं बेची होंगी, बल्कि 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इंक्लूड कर पहले साल के आखिर में उसकी वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 बनती है, उतने सेलिंग प्राइस पर बेची होगी। और हमने बेची कितनी चीज़ें, 500 चीज़ें बेची, तो 500 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाता है 27,000। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली वैल्यू से अलग है, इसलिए क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू वो वैल्यू थी कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होती तो क्या कैश फ्लो बनता। अच्छा, इस वर्किंग के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक जो है ना वो सेल्स के यूनिट्स की सेपरेट वर्किंग कर लें। यानी कि आप क्या करें, सेलिंग प्राइस की सेपरेट वर्किंग कर लें। यानी कि आप क्या करें, हर साल की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लें। आपके पास जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो 50 दी हुई है, वो ईयर नंबर 0 की दी हुई है। ईयर नंबर 1 की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 50 से 8% ज़्यादा होगी। यानी कि आप इसको 1 प्लस 8% पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस 8% पावर 1 से अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 8% से इंक्रीज हो जाएगा। 8% से इंक्रीज होकर वो हो जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% पावर 1 यानी कि 54 होगा। इससे फर्दर अगले साल की जो सेलिंग प्राइस होगी, पिछले साल की सेलिंग प्राइस को मजीद 8% से बढ़ाना है। पिछले साल की सेलिंग प्राइस को मजीद 8% से बढ़ाना है। अगर पिछले साल की सेलिंग प्राइस को मजीद 8% से बढ़ाना है तो आप पिछले साल की सेलिंग प्राइस को वापस से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस 8% पावर 1 से, क्योंकि आप पिछले साल की वैल्यू को एक साल आगे लेकर जा रहे हैं। फर्दर इसको ईयर 3 पे लेकर जाना है तो आप मजीद पिछले साल की वैल्यू को 1 प्लस 8% पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर दें। फर्दर पिछले साल की वैल्यू को 8% से और बढ़ाना है तो आप इसको मजीद 1 प्लस 8% पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास ये इफेक्टिवली सेलिंग प्राइसेस आ गई जिस पर आपने चीज़ें बेची होंगी। अच्छा, इस तरीके से अगर हम ये 27,000 कैलकुलेट करते तो भी हमारा आंसर सेम आता। कैश इनफ्लोज में यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इस तरीके से अगर करते तो हम बोलते ईयर नंबर 1 पर हमने 500 चीज़ें बेची और एक चीज़ हम 54 की बेचते हैं तो ये 27,000 आता है। अच्छा, ईयर नंबर 2 का क्या होगा, ईयर नंबर 2 के यूनिट से 550। अगर मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ, अगर मैंने अलग से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं करी है तो 550 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% की पावर 2। सर पावर 2 क्यों? इसलिए क्योंकि सेलिंग प्राइस को एक बार 1 प्लस 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईयर 1 पर पहुंचेगा, 0 पर था 0 से 1 पर पहुंचेगा, फिर एक और बार 1 प्लस 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईयर 2 पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम 50 ले रहे हैं तो उसको हमें 1 प्लस 8% पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए 32076 आ रहा है। या अगर इस मेथड से चलते हैं तो इस मेथड से जो है आपने 550 जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस जो कि 58.32 है उससे मल्टीप्लाई किया तो भी 32076 आ रहा है। या नंबर 3 की बात करते हैं। या नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो अगेन हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो सबसे पहले यूनिट्स ले लेते हैं। यूनिट से 650 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेलिंग प्राइस ईयर 0 वाली मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% की पावर 3
3 क्यों? क्योंकि अब 50 को मुझे 3 पर ईयर 3 पे लेकर आना है, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 3 साल आगे लेकर आना है। 50 को पहली बार 1 + 8% से मल्टीप्लाई किया, वो ईयर 1 पर आया, मजीद 1 + 8% से मल्टीप्लाई किया, वो ईयर 2 पर आया, और मजीद 1 + 8% से मल्टीप्लाई किया तो वो ईयर नंबर 3 पर आया, और मेरे पास जो यूनिट्स है वो 650 थे, तो उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स रेवेन्यू आ गया। अच्छा, अगर इस मेथड से करें तो ये हमारी सेलिंग प्राइस है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से, जो कि 650 है, तो भी आंसर सेम आ रहा है। ये जो आपके पास थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, डेसिमल्स की वजह से एक्चुअली था। अच्छा, ईयर 4 पर आएंगे तो 700 यूनिट्स हैं, 700 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 50, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 8% की पावर 4, 1 + 8% की पावर 4 से, सो ये आ रहा है 47617, 47617। और अगर मैं इस स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी ऐसा ही होगा, और आंसर आएगा 47617.11। यहां पर भी 0.11 आ रहा होगा, राउंडिंग ऑफ की वजह से वो डेसिमल्स मैंने राउंड ऑफ किए हुए थे। तो या तो ऑप्शन नंबर 1, क्या आप जो है वो सेलिंग प्राइस को 1 + 8% पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वर्किंग्स में इनकॉर्पोरेट कर दें और अपनी वर्किंग्स यहाँ पर शो कर दें। ऑप्शन नंबर 2, आप सेलिंग प्राइस की अलग से कैलकुलेशंस कर लें, और अलग से कैलकुलेशंस कर और उसको फिर उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व करवा दूँ, देखिए हर साल की इन्फ्लेशन सेम थी, हर साल की इन्फ्लेशन सेम थी ना, तो मैं यहाँ पर ये जो पावर वाला मैंने तरीका यूज़ किया, ये बड़े आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि 50 को ही 4 बार 8% से मल्टीप्लाई करना है। जब हर साल इन्फ्लेशन का रेट चेंज होगा तो थोड़ा सा इस वर्किंग में एडजस्टमेंट होगी। दूसरी बात यह कि यहाँ पर भी हर साल की इन्फ्लेशन सेम थी, हम सीधा सीधा क्या करते थे, पिछले साल की वैल्यू को 1 + 8% से मल्टीप्लाई, पिछले साल की वैल्यू को 1.8% से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 54 इफेक्टिवली एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, मजीद एक बार मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे कैश फ्लोज थे जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल करा हुआ है हमने, जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल है, वो हमेशा इन रियल कैश फ्लोज से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि ये इन्फ्लेटेड है। दूसरा, ये यूज़ कहाँ होता है वो एक सेपरेट बात। सर क्या कोई और तरीका है क्या हमें रियल कैश फ्लोज दिए हुए हों और उससे हम नॉमिनल कैश फ्लोज पर आ सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी सवाल में रियल कैश फ्लोज दिए हुए हैं सेल्स रेवेन्यू के, और वो दिए हुए हैं 25,000, 27,500, 32,500 और 35,000, और आपको जो है ना इससे नॉमिनल कैश फ्लोज पर पहुंच रहा है, तो एक और तरीका भी मैं आपको शो कर देता हूँ, कैश इनफ्लोज। अब आप क्या करें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर दी हुई है, ये वैल्यू अगर दी हुई है 25,000 रुपये, या नंबर 1 का रियल कैश फ्लो है, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, इसमें यूनिट्स को ईयर 0 वाली सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप क्या करें, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + 8% पावर 1 से, ताकि एक साल की इन्फ्लेशन इसके सेलिंग प्राइस में शामिल हो जाए। ये 25,000 आया कैसे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 50 से, 50 को जो 1 + 8% से मल्टीप्लाई करना था वो नहीं हुआ था, तो वो आप खुद से कर लें। इसी तरह से अगर ये 27,500 दिया हुआ है, अगर ये 27,500 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 27,500 आया होगा यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस से, यानी कि 550 मल्टीप्लाइड बाय 50 से। अब अगर 550 मल्टीप्लाइड बाय 50 से वो आया हुआ होगा, उसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया होगा, और 50 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसका मतलब 2 साल की इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + 8% की पावर 2 से, तो ये 32076 वही वैल्यू आ रही है। या अगर आपको ये 32,500 दिया हुआ है, तो 32,500 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 + 8% की पावर 3 से। या इसी तरह से अगर आपको ये वाली वैल्यू यानी कि 35,000 रियल कैश फ्लो दिया हुआ और आपने इन्फ्लेशन इंक्लूड करनी है, तो इसको 1 + 8% पावर 4 से मल्टीप्लाई कर और 4 साल आगे ले आएँ, तो भी आपके आंसर सेम आएंगे। सो ये मैंने एक ही सवाल को मुख्तलिफ 2-3 तरीक़ों से आपके सामने सॉल्व किया, ताकि आपका थोड़ा सा जो है वो जहन खुले और आप लोगों को बात समझ में आए कि हम नॉमिनल कैश फ्लोज पर मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, और हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 में फ़र्क क्या है? काम तो वही करना है कि रियल कैश फ्लोज और नॉमिनल कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करना है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में जो डिफरेंस है वो ये है कि मैंने इन्फ्लेशन का रेट हर साल चेंज रखा। ऊपर वाली एग्जाम्पल में इन्फ्लेशन का रेट हर साल चेंज नहीं हो रहा था, इन्फ्लेशन का रेट हर साल सेम था, और यहाँ पर चेंज है। सो देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे चीज़ें करेंगे। सबसे पहली बात यह कि जब हम रियल कैश फ्लोज की बात करेंगे तो रियल कैश फ्लोज तो बड़े सिंपल होंगे। रियल कैश फ्लोज में हमें क्या करना होगा, यह नंबर 1 2 3 4 लिख दिया हमने, यहाँ पर कैश इनफ्लोज लिखा, कैश इनफ्लोज लिखकर यहाँ पर भाई हमने 500 यूनिट्स हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर आपके पास 550 यूनिट्स है, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 650 यूनिट्स है, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 700 यूनिट्स है, इसको भी हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल कैश फ्लोज तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि मुझे यह नंबर 0 की सेलिंग प्राइस दी हुई थी जिसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है और यूनिट्स भी दिए हुए थे, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली। जब हम बात करते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज की, नॉमिनल कैश फ्लोज की, तो नॉमिनल कैश फ्लोज के अगेन मुख्तलिफ तरीके हैं, वो सारे तरीके हम डिस्कस करते हैं या उसमें से कुछ मेजॉरिटी तरीके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करना है तो एक तरीका यह है कि हम हर साल की पहले सेलिंग प्राइस निकाल लें। अब हम हर साल की सेलिंग प्राइस निकालते हैं। हर साल की सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? मुझे यह नंबर 0 की सेलिंग प्राइस 50 दी हुई है, यह नंबर 1 की क्या होगी? ईयर 0 वाली सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + 8% पावर 1 से। सर 8% से क्यों मल्टीप्लाई किया? पहले साल की इन्फ्लेशन का रेट 8% है। सवाल ने आपको ये बताया हुआ होगा कि पहले साल 8% इन्फ्लेशन आई है, यानी कि ईयर 0 वाली चीज़ ईयर 1 पर पहुंची तो 8% महंगी हुई, तो हमने 8% से उसको इंक्रीज कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर पिछली वैल्यू जिसमें 8% इनकॉर्पोरेटेड है, ईयर 0 से ईयर 1 पर हम पहुंच चुके हैं। 50 को हमने 8% से इन्फ्लेट करा और हम 54 पर पहुंच गए। अब 54 ईयर नंबर 1 की सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ईयर नंबर 2 की सेलिंग प्राइस मजीद 10% ज़्यादा थी। इन्फ्लेशन का रेट ईयर 1 और 2 के बीच में 10% था। इसका मतलब ईयर 1 और 2 के बीच में मजीद चीज़ें 10% महंगी हुई। पहले तो 50 वाली चीज़ 54 की हो गई, पहले साल के आखिर में आप आ गए। अब पहले साल के आखिर से दूसरे साल के आखिर में चीज़ें मजीद 10% महंगी हुई, तो आपने पिछली वैल्यू को पिक किया और इस पिछली वैल्यू को 1 + 10% पावर 1 से फर्दर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप अब इसमें एक साल की 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। इसके बाद ईयर नंबर 3 पर आएंगे तो हम ईयर नंबर 2 वाली वैल्यू को पिक करेंगे और इस ईयर नंबर 2 वाली वैल्यू को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे 6% से, क्योंकि ईयर नंबर 2 और 3 के बीच में 6% इन्फ्लेशन आई है। और इसके बाद अगर हम ईयर नंबर 4 की बात करेंगे तो हम पिछली वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करेंगे 1 + 15% से, क्योंकि इसमें फर्दर एक साल की हमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करनी है। अब हम अपने कैश इनफ्लोज लिख सकते हैं। हमने सेलिंग प्राइसेस लिखनी है। सो पहले साल आपके पास 500 यूनिट्स है 54 के हिसाब से, दूसरे साल आपके पास 550 यूनिट्स है 59.4 के हिसाब से, तीसरे साल आपके 650 यूनिट्स है 62.964 के हिसाब से, और चौथे साल आपके पास 700 यूनिट्स है 72.4086 के हिसाब से। सर ये तो एक तरीका हो गया, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। सर कोई और तरीका भी बता दें, जिस तरह से आपने पहले हमें 2-3 तरीके बताए थे। दूसरा तरीका ये कि हमें रियल कैश फ्लोज दिए हुए हो और हमें उनसे नॉमिनल कैश फ्लोज पर आना हो। सो हम दूसरी वाली वर्किंग करते हैं, जिसमें अगर मुझे रियल कैश फ्लोज दिए हुए हो और मुझे नॉमिनल कैश इनफ्लोज पर आना हो, यानी कि मुझे ये 25,000 दिया हुआ है। अब 25,000 में मुझे मालूम है कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। ये 25,000 के रियल कैश फ्लोज हैं एट ईयर नंबर 1। ईयर 0 से 1 की जो एडजस्टमेंट थी 8% की, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं इसको 1 + 8% पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8% की इन्फ्लेशन को शामिल कर दूंगा। इसलिए क्योंकि इस वैल्यू में सेल्स के यूनिट्स ईयर 1 वाले हैं, सेलिंग प्राइस ईयर 0 वाली है। ईयर 0 की सेलिंग प्राइस को मुझे एक बार 8% से आगे लेकर आना है। ईयर नंबर 2 पर क्या होगा सर? ईयर नंबर 2 पर हमें पता है कि ये जो 27,500 है, इस 27,500 में यूनिट्स जो हैं वो तो 550 हैं, सेलिंग प्राइस ईयर नंबर 0 वाली है, यानी कि 50 रुपये है। तो 50 रुपये को हमें अब गौर से सुनिएगा, पहले 1 + 8% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर 1 + 8% से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है 27,500, इसमें 50 रुपीज़ वाली सेलिंग प्राइस मल्टीपल में थी। 50 वाली जो सेलिंग प्राइस थी वो थी ईयर 0 की, तो पहले ईयर 0 से ईयर 1 पर उसको लेकर आए, यानी कि 8% इनकॉर्पोरेट किया, और फिर फर्दर जो आंसर आया उसको मजीद 10% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब वो वैल्यू मजीद 10% से इंक्रीज हुई होगी। सो आपने सेलिंग प्राइस को 2 बार, एक बार 8, एक बार 10% से चेंज किया और आप 32670 यानी कि ऊपर वाली ही वैल्यू पर आए। उसके बाद आपने 32,500 दिया, अगेन ये रियल कैश फ्लो है, तो इसको 3 बार, एक बार 1 + 8% से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार हम इसको 1 + 10% से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साल की इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए, और तीसरी बार 1 + 6% से हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ये देखें 409267 आएगा। और हम फिर इसी वैल्यू को पिक करते हैं ईयर नंबर 4 वाली,
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 8% से पहले साल की इन्फ्लेशन के लिए, उसके बाद फिर 1 प्लस 10% से ईयर 1 से 2 के बीच की इन्फ्लेशन के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर 1 प्लस 6% से, और उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 15% से। ठीक है जी, तो ये देखें 50686 यानी कि ऊपर वाली ही वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब एक और गौर से सुनिएगा सवाल। देखें यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स किए थे। यहाँ पर मैंने पहला मेथड क्या किया था, पहले मेथड में तो मैंने जो है ना वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल किया, ठीक है ना, और मैंने डायरेक्ट कर लिया। दूसरे मेथड में मैंने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी, तीसरे मेथड में मैंने जो है वो अपने रियल कैश फ्लोज को इन्फ्लेट किया। इसी तरह यहाँ पर तीसरा मेथड क्या हो सकता है, हमने यहाँ पर एक मेथड में सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर एक मेथड में हमने कैश इनफ्लोज को इन्फ्लेट कर लिया है जो हमारे ये रियल कैश फ्लोज थे। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि जब मैं नॉमिनल कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऊपर वाले मेथड्स की ही तरह उसमें मल्टीपल्स को ऐड करता जाऊँ। सो इन शॉर्ट आपको ये एग्जाम्पल्स एक तो अच्छे से आनी चाहिए। ये एक्सेल की फ़ाइल, स्प्रेडशीट की फ़ाइल आप लोगों को हेल्प करेगी। वीडियो लेसन को आप देखेंगे और नॉमिनल और रियल कैश फ्लोज के बीच में जो डिफरेंस है उसको बड़े अच्छे से समझिएगा। रियल कैश फ्लोज में आप यूनिट्स को ईयर 0 वाली सेलिंग प्राइस से या करंट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो। नॉमिनल कैश फ्लोज में आप सेलिंग प्राइस में इन्फ्लेशन को शामिल कर और फिर जो वैल्यू आनी चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हो। वो आपके नॉमिनल या इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज कहलाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्वेश्चंस में कहाँ आएगा ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ। देखिए हमारे पास जो है ना हर साल के यूनिट्स डिफरेंट थे, हमारे पास हर साल के सेल्स के यूनिट्स डिफरेंट थे। ठीक है जी, सेल्स के हर साल के यूनिट्स डिफरेंट थे। गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए लेट से मुझे जो है ना वो एक रियल कैश फ्लो दिया हुआ है, रियल कैश फ्लो दिया हुआ है, और वो रियल कैश फ्लो ये नंबर 3 वाला दिया हुआ है जो कि है 32,500 दिया हुआ है। ये रियल कैश फ्लो है, बिल्कुल ये रियल कैश फ्लो है। और किस साल का, ये नंबर 3 का रियल कैश फ्लो है। ठीक है, इससे मुझे ये नंबर 4 का रियल कैश फ्लो चाहिए, यानी कि इसको किसी तरह से एडजस्ट करूं, इस 32,500 को किसी तरह से चेंज करूं, और 32,500 को किसी तरह से चेंज कर और मैं ये नंबर 4 के लेट से नॉमिनल कैश फ्लोज पर आ जाऊं। ये आपको रियल कैश फ्लो दिया हुआ है ये नंबर 3 का, ठीक है ना, और आपको नॉमिनल कैश फ्लोज चाहिए किस साल के, नॉमिनल कैश फ्लो आपको चाहिए ये नंबर 4 का। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए अगर आपको 32,500 फॉर एग्जांपल दिया हुआ है तो आपने ये सोचना है कि ये रियल कैश फ्लो है। रियल कैश फ्लो का मतलब इसमें सेलिंग प्राइस या नंबर 0 वाली है और यूनिट्स या नंबर 3 वाले हैं, या नंबर 4 के यूनिट्स चेंज होंगे। तो गौर से सुनिएगा क्या करूंगा, 32,500 को पहले मैं ईयर नंबर 3 के यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। 32,500 ईयर 3 के यूनिट्स हैं, ईयर 0 की सेलिंग प्राइस है, रियल कैश फ्लो है। 32,500 ईयर 3 के यूनिट्स हैं, ईयर 0 की सेलिंग प्राइस है। एज्यूम करते हैं वो सेलिंग प्राइस हमें नहीं दी हुई थी लेकिन है ईयर 0 की, क्योंकि रियल कैश फ्लोज हैं। तो हम 32,500 यानी कि टोटल सेल्स रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस सेलिंग प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नए वाले यूनिट से। देखिए सेल्स रेवेन्यू होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस होती है सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो हमने सेल्स रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस आई। उस सेलिंग प्राइस को ये नंबर 4 के यूनिट से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रियल कैश फ्लोज आ गए क्योंकि इन्फ्लेशन को अभी एडजस्ट नहीं किया। और फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 8% और पावर 4 से, क्योंकि हमें ईयर 4 की वैल्यू चाहिए। तो आप देखें इससे भी आपका आंसर सेम आता है। सर क्या हम इस एग्जाम्पल में जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन हर साल चेंज हो रही हो, क्या कुछ ऐसा आ सकता है, कुछ ऐसा सोच सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर भी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये वाली वैल्यू दी हुई हो, ठीक है ना, लेट्स एज्यूम कि आपको 40926 दिया हुआ है, यानी कि यह नंबर 3 का नॉमिनल कैश फ्लो दिया हुआ है। यह नंबर 3 का नॉमिनल कैश फ्लो दिया हुआ है। नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब यह है कि इसकी सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन के लिए ऑलरेडी एडजस्टेड है और ये जो यह नंबर 3 की वैल्यू कैलकुलेट हुई है ये यह नंबर 3 के यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट हुई है। ये यह नंबर 3 के यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट हुई है। गौर से सुनिएगा, ये सेल्स रेवेन्यू है, ये यह नंबर 3 का नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू है। इसको अगर मैं यह नंबर 3 के यूनिट से डिवाइड करता हूँ, ईयर 3 के सेल्स रेवेन्यू को, लेकिन नॉमिनल वाले को ईयर 3 के यूनिट से डिवाइड करता हूँ,
तो ईयर नंबर 3 की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो इन्फ्लेशन के लिए ऑलरेडी एडजस्टेड होगी, क्योंकि मैंने नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू पिक किया है, मैंने रियल सेल्स रेवेन्यू पिक नहीं किया, मैंने ईयर नंबर 3 का नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू पिक किया है। जब मैंने ईयर नंबर 3 का नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू पिक किया है तो उसमें इन्फ्लेशन तो उस दिन तक के लिए एडजस्टेड है, और यूनिट जो है वो ईयर नंबर 3 वाले हैं, तो मैंने 650 से डिवाइड किया तो मुझे एक यूनिट की सेलिंग प्राइस मिली जो ईयर नंबर 3 तक ऑलरेडी एडजस्टेड है। इस सेलिंग प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 15% से, ताकि ईयर 3 से ईयर 4 वाली इन्फ्लेशन इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, और इसको मैंने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया ईयर नंबर 4 के यूनिट से, क्योंकि सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर ही सेल्स रेवेन्यू आता है, तो देखिए ऊपर वाली ही वैल्यू आ रही है। सो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। इस नॉलेज को अच्छे से समझे, रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज क्या है, सेलिंग प्राइस, सेल्स के यूनिट्स और इन्फ्लेशन की किस तरह से एडजस्टमेंट्स करेंगे, या आपके बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सवालों में अलग अलग जगह पर यही इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।